हेलो स्टूडेंट्स, कल जो लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके अंदर जो जो अपने पास फॉर्मूले आए थे वो क्या क्या आए थे। एक तो आई आया था आपका E इंटू न्यू, जहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है। एक आपके पास आ गया था जो मैग्नेटिक मोमेंट है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, EV/2। एक आपके पास आया था जाइरोमैग्नेटिक रेशियो म्यू बाई एल, इसकी वैल्यू थी E/2m, और यह आता था 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। यहां तक अपन कर चुके थे ना, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसके आगे का करते हैं ना। चलो भाई, E बाई एल, सॉरी म्यू बाई एल, तो म्यू बाई एल इक्वल टू E/2m। वापस लिख लो तो म्यू की वैल्यू होगी E/2m इंटू एल, जहां पे एल क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है। क्या चीज है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा जो नील्स बोर का पोस्टुलेट था, एक सेकंड पोस्टुलेट, वो कहता था कि कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा। यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है। ओके, ये उन्होंने बताया था। तो देखिए L की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? L की मिनिमम वैल्यू जब n इक्वल टू 1 होगा, और n है क्या यहाँ पे? एक इंटीजर है, और ये नंबर ऑफ ऑर्बिट बता रहे हैं ना, कौन सा ऑर्बिट के अंदर, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इक्वल टू h/2π, ये मिनिमम वैल्यू है। तो म्यू की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, देखो ये तो फिक्स है E/2m, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है h/2π। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और ये जो टर्म आई, इस पूरी टर्म को बोला गया, इसको मैं एक बार और लिख लेता हूं, EH/4πm। इस टर्म को जो बोला गया, जो ये मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको बोला गया बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन बोला गया। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होगी निकाल लीजिए भाई। म्यू की मिनिमम वैल्यू ये होगी, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यस सर। एच की वैल्यू कितनी होती है बेटा 6.6 इंटू 10⁻31 सॉरी 34, और नीचे 4 पाई 3.14 इंटू एम, एम हो गया 9.1 इंटू 10⁻31। तो देखो पहले पावर तो सारी सोल्व कर लीजिए आप। पावर सोल्व करेंगे तो देखो 31 पावर जाएंगे तो ऊपर कितनी बच जाएंगी, 34 है ना, तो माइनस के 3 पावर ऊपर बच जाएंगी, -3 आप इसके साथ ऐड कर दीजिए तो माइनस का 22 हो जाएगा। देखो 1.6 इंटू 6.6 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻22। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना पूरे को, ये लगभग कितना आ जाएगा 9.27 इंटू 10⁻24। यूनिट बेटा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है ना। ये म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है ना, एम्पियर इंटू आई इंटू ए होता है, आई इंटू ए को मॉडिफाई करके ऐसे पहुंच गया ना। ये बोर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू होती है ना। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द बोर्स मैग्नेटॉन। तो बोर्स मैग्नेटॉन क्या है? म्यू मिनिमम। अच्छा म्यू मिनिमम क्या है? म्यू का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो, फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, तो बोर्स मैग्नेटॉन की डेफिनेशन क्या होगी? बोर्स मैग्नेटॉन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, म्यू के जो आपका बोर्स मैग्नेटॉन की है ना, बोर्स मैग्नेटॉन की डेफिनेशन वापस से सुन लीजिए बेटा। इट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये म्यू की मिनिमम वैल्यू भी होती है, और ये वैल्यू आपको ध्यान लीजिए, हाँ बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, ध्यान रखें, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्स मैग्नेटॉन। चलिए जी, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो आता है फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। फोर्स बिटवीन पैरेलल
करंट कैरिंग वायर। चलिए देखते हैं। मान लीजिए दो वायर हैं, इसमें करंट इधर है और इसमें करंट इधर है। ठीक, ये वायर 1 है, लॉन्ग वायर है, ये 2 है। I1 करंट है, I2 करंट है, दोनों के बीच में सेपरेशन D है। ठीक, अच्छा क्या ये वाला वायर इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? यस सर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? नहीं, है ना। क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर के पहले जो पहला ही लेक्चर था उसके अंदर आपको समझा दिया गया था, यहाँ पे क्या अवेलेबल होगा? मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण। ठीक है, अच्छा इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यानी ये वायर, जो ये वाला सेकंड वायर है, ये इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या इस वायर पे फोर्स लगेगा? यस सर। तो देखिए सबसे जो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में, हम अंदर की, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 वायर के कारण वो ऐसा होगा अंदर की तरफ। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर पे फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट वेक्टर, सेकंड फिंगर सेकंड वेक्टर, थंब इधर, यानी इधर फोर्स लगेगा। ये क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली आप बोल सकते हो, ऐसा एक्शन रिएक्शन केस से बोल सकते हो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी F12 भी बोल सकते हो इसको, है ना। इस पे जो 2-1 फोर्स लगेगा उतना का उतना फोर्स इस पे लगेगा, इक्वल और अपोजिट, क्योंकि इसमें ये एक्शन है तो इसका ये रिएक्शन डेवलप होगा ना। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। इसके कारण जो ये वाला वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये वाला वायर भी जनरेट कर रहा है, तो ये वाला वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो ये वाला जो वायर है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो भाई फोर्स तो इसके ऊपर भी लगेगा, है जी। तो जो ये देखो, ये वाला वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये वाला वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो फोर्स तो दोनों के ऊपर लगा ना। फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे इसके ऊपर, इधर आएगी, उसमें चलो निकाल ही देता हूं। देखो मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन इधर, फील्ड इधर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा? इधर, ये P2। अच्छा जी, तो फोर्स की डायरेक्शन फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर इधर आ गया ना, तो ये फोर्स लगा। ये क्या है? फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। ये क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो डायरेक्शन तो अपोजिट आएगी है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल आएगा। और वो आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे बिना कुछ करे कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो इस पे इतना फोर्स लगा है तो इतना कितना फोर्स इस पे लगना चाहिए, इक्वल और अपोजिट। चलिए जी, आगे हम इस फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, है ना। F21, भाई डायरेक्शन तो आज की, अब निकालते हैं F21। F21 टू वायर पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स जो स्ट्रेट वायर पे होता है वो होता है ILB sin थीटा, बोलो होता है या नहीं होता? तो फोर्स ऑन 2 निकाल लो, तो 2 में करंट कितना? I2। L लेंथ लिख लेता हूं, चलो मान लीजिए L लेंथ पे, इसकी L लेंथ पे फोर्स निकाल लेते हैं। LB ये किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? B1 में। और sin थीटा, थीटा की वैल्यू तो मेरे हिसाब से 90 डिग्री लग रही है, बोलो सही है क्या? तो F21 का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया? I2L। B की वैल्यू कितनी हुई? स्ट्रेट ये जो D है इस वायर का यहाँ पे ये कितना होगा? म्यू नॉट I1, इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 2 पाई D, अपॉन 2 पाई D इज द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन फाइनाइट वायर। ओके, रख दीजिए, कितना आ गया? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D, D1 की वैल्यू और sin 90 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो जो फोर्स हुआ F21 बाई L नीचे लिख लो, तो जब ये कितना बचा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, अपॉन 2 पाई D। ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ध्यान रखिए ये जो फॉर्मूला है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये यूनिट लेंथ में फोर्स बता देगा। इसके बाद आपको जितनी भी लेंथ में फोर्स निकालना है उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो तो उतनी लेंथ पे आपके पास फोर्स आ जाएगा। अच्छा, यही फॉर्मूला 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए काम में लिया गया था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 एम्पियर की SI डेफिनेशन दी गई है, वो अभी अपन देखेंगे। चलिए फिलहाल देखिए, क्या आप F21 निकाल चुके हैं? यस सर। आप F12 निकाल लेना, देखो वो देखो I1 भी काम आ रहा है, I2 भी काम आ रहा है, D भी काम आ रहा है, निकाल लेना इतना कितना फोर्स आएगा। ठीक है, या डायरेक्ट लिखो सिमिलरली इतना होगा। ठीक है, अब देखिए जो इसके ऊपर पर यूनिट लेंथ जो फोर्स आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ये तो फोर्स हो गया ना पर यूनिट लेंथ।
अब डायरेक्शन देखो जो फोर्स की है, इस पे इधर और इस पे इधर, तो देखो ये फोर्स कैसे होगा, अट्रैक्टिव। अगर दो पैरेलल वायर है जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वायर अट्रैक्ट करती हैं, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता, एक में इधर और एक में करंट इधर होता, तो इन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है बेटा, तो यही वायर क्या करने लग जाती, रिपेल। चार्ज से थोड़ा उल्टा होता है, चार्ज सेम होते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल, अपोजिट होते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो करता है अट्रैक्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या करता है, रिपेल। तो करंट, अगर दो वायर है पैरेलल रखे हुए हैं, अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो भाई दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। चलिए जी और देखिए, अब देखो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया। 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर एसआई डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। अच्छा जी, इन्होंने बोला देखो कि देखो अगर 1 एम्पियर करंट दोनों वायर्स में से फ्लो करा दो, यही जैसे मान लो I1 और I2, इन दोनों की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए, मान लीजिए जब ये 1 एम्पियर होगी, और इनके बीच का सेपरेशन भी 1 मीटर हो जाए, तो अगर मैं रखूंगा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी F21/L की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, μ0/2π। तो ये दोनों तो 1 1 हो गए और ये भी 1 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया, ये कितना होता है 4π × 10⁻⁷, तो 2π से कट जाएगा तो 2 × 10⁻⁷। इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ बचेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ बचेगा। तो यानी अगर दो पैरेलल वायर रखे हुए हैं जिनमें इक्वल करंट है, जिनमें इक्वल करंट है और जिनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, तो जब करंट का अमाउंट 1 एम्पियर होगा तो उस टाइम फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁷ मीटर, 2 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगी, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू। तो ऐसा डेफिनेशन जो दी गई 1 एम्पियर की, वो क्या दिया गया, इफ टू पैरेलल वायर्स हैविंग इक्वल करंट एंड प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस and force between them is 2 × 10⁻⁷ Newton per meter, then current in the wire is 1 ampere, है ना। दोबारा देखिए डेफिनेशन, आप ऐसा बोल सकते हो कि when two parallel wires placed at unit distance having equal current such that the force between them becomes 2 × 10⁻⁷ Newton per meter, then amount of current in the wire is 1 ampere. Amount of current in the wire is 1 ampere. ये 1 ampere की SI डेफिनेशन है ना। नोट्स में लिखी हुई, आप चाहो तो वहां से लिख लेना, चाहे यहाँ से उतार लेना। वापस एक बार फिर से बोल देते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन, when two parallel wires placed at unit distance having equal current such that the force between them becomes 2 × 10⁻⁷ Newton per meter, then amount of current in the wire is 1 ampere. बेटा ये भी एक नंबर में पूछा जाता है कि ये आपका 1 एम्पियर की एसआई डेफिनेशन बता दीजिए। चलो जी, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। देखो जैसे आपको मैंने क्वेश्चन कराया था ना, एक वायर ये था और एक लूप ये था। मैंने आपसे पूछा था जैसे मान लीजिए इसमें ये करंट है, ये I1 है, इसमें I2 करंट। मैंने कहा था बताइए कि जो भी आपका इसमें फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये दोनों वायर, इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो सेम डायरेक्शन में तो बेटा ये अट्रैक्ट होगा, और इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो ये रिपेल होगा। यानी इन दोनों वायर पे इस पे फोर्स लगा F1 और इस पे लगा फोर्स F2। और तुम तो जानते हो जो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स होता है μ0 I1 I2/2πd। सर जी ये तो सेपरेशन पे डिपेंड करता है, सेपरेशन ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, सेपरेशन कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। अब इनके बीच में सेपरेशन कम है तो ये फोर्स ज्यादा है, यानी F1 इज ग्रेटर देन F2। अब F1 ज्यादा है तो ये इस वायर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, टॉर्क तो जीरो है, टॉर्क तो उसने समझा ही दिया था आपको कितना भाई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये ही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, तो थीटा इक्वल टू 0 है, इसलिए टॉर्क तो 0 है।
बट इन दोनों वायर्स पे अगर आप चाहो तो ये जो अभी पैरेलल वायर्स वाला आपका टॉपिक क्या है, इससे निकाल सकते हो। करंट सेम डायरेक्शन में है, अट्रैक्शन, इन दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन। अच्छा ये इस वायर को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, बट अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन, तो कुल मिला के लूप वायर की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए जी और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बोलूं कि दो पैरेलल वायर्स हैं ऐसे, इनमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है I1 I, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन। अच्छा इसी की जगह ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बीम चल रही होती, इलेक्ट्रॉन यूं भाग रहे होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम, तो भाई करंट क्या है, मूविंग इलेक्ट्रॉन ही तो है ना। अच्छा अब मैं कहूं इन बीम्स के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। अब देखो फिलहाल देखो, जब ये वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा था तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड सर जी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर पे क्या लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स एक ही फोर्स लग रहा था, वो मैग्नेटिक, वो भी किधर लग रहा था, देखो फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर ऊपर है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बट यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रॉन भी इधर से मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव कर रहा है। अब देखिए क्या चार पार्ट है, चलो इसको मैं प्लस ले लेता हूं समझने के लिए। अब जो ये इस जगह पे क्या जनरेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या दोनों, सर दोनों जनरेट कर रहा है। जो पॉजिटिव जो बीम चल रही है, जैसे मान लो प्रोटॉन चल रहे हैं ये, तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, क्योंकि चार्ज आपको बताया था, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अगर चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है देन वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, और अगर वो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और डेवलप करता है। तो देखो अब ये अगर प्योर ये प्रोटॉन की बीम चल रही होती तो ये प्रोटॉन मूविंग प्रोटॉन होता, अब मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी। सर मूविंग तो यहाँ पे भी थे, पर देखो ध्यान कीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन मूविंग है, बट उसके साथ साथ प्रोटॉन भी तो है इसके अंदर जो रेस्ट पे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था वहां पे। अब यहाँ पे प्योर प्रोटॉन की बीम है, यहाँ पे नेट चार्ज जीरो नहीं है देखो, तो यहाँ पे जो जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स तो देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो देख लो, प्रोटॉन इधर चल रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी अंदर की तरफ, जो आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। अब फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर ऊपर, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, इस बीम पे ऊपर की तरफ ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब ये अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, सही दोनों लग रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज्यादा हुआ मैग्नेटिक फोर्स से, तब तो ये अट्रैक्ट होंगे भी। देखो दोनों प्रोटॉन के, देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, सॉरी ऐसा हुआ तो ये रिपेल होंगे। और अगर एफ भी ज्यादा हुआ एफ ई से, तो ये होंगे अट्रैक्ट, तब ये होंगे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन प्रोटॉन, इधर भी प्रोटॉन की बीम जा रही है, इधर भी प्रोटॉन की बीम, तो क्या ये अट्रैक्ट हो सकती हैं? यस सर, जब अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स से तो ये अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे नहीं सर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल ही होंगे, अट्रैक्ट भी हो सकते हैं ना। अच्छा अब इन दोनों में देखो, अब इन दोनों में ज्यादा कौन होगा? अरे ये जो फोर्स है ना, ये चार्ज की स्पीड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? स्पीड पे। ये फोर्स तो फिक्स है, तो Q × E लगता है, बट ये फोर्स QV भी होता है, यानी ये स्पीड पे डिपेंड करता है। तो अगर जो ये प्रोटॉन की बीम जो चल रही है, अगर इनकी स्पीड, जो मूविंग जो प्रोटॉन है, अगर ये हाई स्पीड प्रोटॉन हुआ, कैसा हुआ? हाई स्पीड प्रोटॉन, तब तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हुआ तो क्या क्या होगा बेटा? आपका अट्रैक्शन। और अगर ये लो स्पीड हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बेटा? आपका कम होगा। और मैग्नेटिक फोर्स कम हुआ तो क्या होगा बेटा? रिपल्शन।
तो अगर दो बीम्स अगर मूव कर रही हैं पैरेलल एक दूसरे के सेम चार्ज वाली, तो अट्रैक्ट भी हो सकती हैं और रिपेल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड विद विच द चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग। अगर हाई स्पीड से मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा, अट्रैक्शन लगेगा, और अगर लो स्पीड से बीम मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, और ये क्या करेगा आपका रिपल्शन करेगा। तो वेरी हाई स्पीड के ऊपर अट्रैक्शन, वरना जनरली आपका रिपल्शन होगा। बात समझ में आई? दोनों केस में अंतर समझ में आ रहा है? ये करंट वाला और ये बीम है, ये करंट नहीं है, वायर के अंदर नहीं है, ये ओपन चल रहे हैं, और ये वायर के अंदर है ना। चलिए जी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले तो देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है बेटा, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस, एब्सेंस और डायरेक्शन चेक करने के काम आता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में लगाओगे तो ये बताएगा कि उस सर्किट में जहां पे इसको लगाया वहां पे करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, या किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये काम करने की डिवाइस है। करंट को मेजर करने की डिवाइस कौन सी है? एमीटर। और करंट की प्रेजेंस और एब्सेंस बताने वाली डिवाइस कौन सी है बेटा? आपकी गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर काफी टाइप के होते हैं, है ना। गैल्वेनोमीटर एक तो होता है मूविंग मैग्नेट, मूविंग मैग्नेट, गैल्वेनोमीटर, और दूसरा होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनो। दो टाइप के, इनमें से ये वाला आपके सिलेबस में है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको तो ये पता है कि ये डिवाइस है, ये करंट को डिटेक्ट करके बताएगी, यानी जैसे इसमें से करंट फ्लो हुआ ये आपको डिफ्लेक्शन देगा कि भाई करंट प्रेजेंट है, और अगर करंट नहीं होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अच्छा जी, तो जो ये डिवाइस बनाई गई जो करंट की प्रेजेंस को आपको बताएगी, इसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज किया गया वो प्रिंसिपल ये था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो क्या उस पर टॉर्क लगेगा? क्या लगेगा उस पर? टॉर्क। और वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर मैं उस कॉइल के साथ कोई निडल वगैरह जोड़ दूं तो क्या निडल हिलेगी और मुझे पता चल जाएगा कि भाई साहब करंट अवेलेबल है। और अगर करंट ही नहीं है तो जो टॉर्क, भाई आपने टॉर्क की वैल्यू निकाली थी ना, कितनी आई थी? NIAB sin थीटा बोल के आई थी ना, जो रेक्टेंगुलर लूप पे आपने टॉर्क निकाला था। तो जब I की वैल्यू 0 हो जाएगी तो टॉर्क 0, कॉइल घूमेगी नहीं। तो आप कहीं ऐसी जगह जोड़ोगे जहां पे करंट नहीं है तो करंट 0 तो टॉर्क 0, कॉइल नहीं घूमेगी। और ऐसी जगह जोड़ो जहां पे करंट है तो भाई करंट है तो टॉर्क भी लगेगा, तो कॉइल घूमेगी, कॉइल के साथ में निडल जोड़ रखी है, निडल भी मूव करेगी, तो मुझे पता चल जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि करंट प्रेजेंट है। अच्छा, प्रिंसिपल क्या हुआ भाई गैल्वेनोमीटर का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड then it experiences a torque and start to rotate. चलिए जी, इस प्रिंसिपल के ऊपर ये डिवाइस जब बनाई गई तो देखो मुझे क्या क्या चाहिए था। प्रिंसिपल क्या कहता था? व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, एक तो कॉइल चाहिए, वो भी करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर पाऊं, यानी मैग्नेट चाहिए, ठीक है। तो जो बेसिक इसकी जो जरूरतें हुई वो क्या क्या होगी भाई? एक तो मैग्नेट चाहिएगा, एक कॉइल चाहिएगी, उसके अलावा निडल चाहिएगा, एक स्केल चाहिएगी जिसके ऊपर वो आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, है ना। तो ऐसे ये जो सारी चीजें जो चाहिए थी, इनको लगाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनी इसकी, क्या बनी? स्ट्रक्चर। देखो वो कैसे बनी? स्ट्रक्चर, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। इसके अंदर दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट काम में ली गई, एक तो ये और एक ये, है ना। पावरफुल मैग्नेट काम में ले ली जाती है जनरली जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, ये मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कॉइल रखी थी, तो सबसे पहले मैंने एक सॉफ्ट आयरन की कोर रखी।
ये सॉफ्ट आयरन की कोर क्यों रखी जाती है वो आपको आगे अभी तो आप रीजन समझ लीजिए। अगर आप ये सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये सॉफ्ट आयरन कोर रखी जाती है ना। वो क्यों बढ़ा देती है वो नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, इसके ऊपर देखो ये साइड व्यू दिखा रखा है आपको ना, ये कोर ऐसी है, आप ऐसे खींचोगे तो सिलेंडर बन जाएगा। क्या यूं बाहर निकल के आएगा, सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है। अब मान लो आपके पास कोई सिलेंडर है एकदम यूं, ठीक है, उसके ऊपर आप यूं वायर रख के उसके ऊपर यूं फिर यूं 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 ऐसे जो टर्न लगाएंगे और फिर आप उसको यूं बाहर निकालेंगे। जैसे मान लो ये सिलेंडर है ऐसा, ये तो आपको साइड व्यू दिख रहा है। इसके ऊपर अगर आप यूं 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 और यूं वायर आने तो क्या रेक्टेंगुलर शेप बनेगी, जो ये लूप बनेगा वो रेक्टेंगुलर बनेगा। हाँ ऐसे इसके ऊपर देखो ऐसे वायर लगा दी जाती हैं ऐसे ऐसे ये पूरी है अंदर की तरफ है ना, सिलेंडर है जो आप फिर ऐसे जब ये लूप इसके ऊपर आप लगा दोगे काफी सारी वायर आ गई तो साइड व्यू करके देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैंने इसके सेंटर से एक निडल जोड़ दी, ठीक है। जब भी अब जो इस वायर की जो ये कॉइल आपने लपेटी है तो जो स्टार्टिंग और फाइनल जो एंड होंगे उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उनको कहीं पे भी कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब जैसे ही आप तो जान रहे हो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो टॉर्क लेगा तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये तो कंटिन्यूस घूमेगा यूं है ना, गोल गोल जैसे अपनी मोटर्स वगैरह घूमती है ना ऐसे घूमेगा ये, ठीक है। पर मुझे बस ये देखना था कि करंट है या नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके साथ एक कॉइल लगा, एक वो स्प्रिंग लगा दी ऐसे, ठीक ऐसे स्प्रिंग लगा दी। तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ इस पर टॉर्क लगा, टॉर्क लगते ही बेटा ये घूमेगा, ये स्केल है, ठीक है। तो जैसे ही टॉर्क लगेगा ये घूमेगा, घूमेगा टॉर्क लगने की वजह से, और जो स्प्रिंग है ना स्पाइरल स्प्रिंग है ये अनफोल्ड होगी। कैसी होगी? अनफोल्ड होगी, और अनफोल्ड होगी तो क्या ये इसके ऊपर वापस से इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगी। जैसे आप इसको यूं खोलोगे तो ये वापस से इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगी। और स्प्रिंग तो जैसे आपने सिंपल स्प्रिंग का पढ़ा हुआ है F=kx, ठीक है। जितना स्प्रिंग को एलोंगेट किया जाता है क्या वो उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करती है? यस सर। ऐसे जो ये टॉर्शनल स्प्रिंग होते हैं, जो टॉर्शनल स्प्रिंग बोला जाता है, ये टॉर्क डेवलप करती हैं। क्या डेवलप करती हैं? टॉर्क। और वो टॉर्क उतना ज्यादा डेवलप करती हैं जितना ज्यादा उनको अनफोल्ड किया जाता है। जितना ज्यादा एंगल आप इसको घुमाओगे उतना ज्यादा ये इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा। तो मान लीजिए आपने करंट फ्लो कराते ही आपका टॉर्क लगा इधर, टॉर्क लगते ही घूमना स्टार्ट करेगा। देखो ये जो टॉर्क लगा ये मान लो इस डायरेक्शन में लगा टॉर्क, तो ये इधर अनफोल्ड होगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा। जब तक ये टॉर्क ज्यादा रहेगा ये जो निडल है ये इधर चलती ही जाएगी, है ना। पर जैसे जैसे इधर घूमेगी तो देखो रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि थीटा बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ये अनफोल्ड होती जाएगी, थीटा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते जब ये टॉर्क और ये टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहां पे इक्विलिब्रियम आएगा और वहां पे जाके आपकी निडल रुक जाएगी। एक्चुअली तो एग्जैक्ट वहां पे नहीं रुक सकती, वो तो डेड गैल्वेनोमीटर होते हैं जो जहां पे एग्जैक्ट रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, तो ये आप समझिए दोनों बराबर हो गए, वहां पे जाके रुक गई। अब जैसे आपने करंट गायब हुआ, आपका I=0 हुआ, तो I= जैसे ही 0 हुआ तो ये टॉर्क तो गायब, पर ये टॉर्क तो अब भी लग रहा है। अब ये टॉर्क अब भी लग रहा है तो ये वापस से इसको स्प्रिंग को उल्टी डायरेक्शन में फिर से 0 के ऊपर ले आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसे दोनों काम, तो जैसे करंट फ्लो कराओगे ये यूं डिफ्लेक्शन आएगा, करंट जाते ही वापस निडल यहाँ पे आ जाएगी ना। ये काम कौन कर रहा है अपने लिए? निडल कर रही है, सॉरी ये स्प्रिंग कर रही है ना, टॉर्शनल स्प्रिंग है। तो देखो ये फुल्ली स्ट्रक्चर बनी। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा बेटा? जैसे करंट फ्लो करोगे इतना टॉर्क लगेगा, इस टॉर्क की वजह से ये रोटेट होगी, इसके रोटेट होने से ये स्प्रिंग अनफोल्ड होगी, अनफोल्ड होने के कारण रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। जब ये दोनों टॉर्क बराबर लगेंगे तभी निडल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। चलिए इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा जी, और देखिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे नॉर्थ से निकला और साउथ पे गया,
ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये कैसा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कैसा है, रेडियल। अच्छा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का देखो क्या फायदा होता है कि जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड यूं है रेडियल इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं ना, ऐसे लाइन। अब जो आपकी कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, तो कॉइल से किसी जो ये वाली कॉइल है ना, इसका जो प्लेन आएगा, इसमें इधर से देखो, देखो जैसे अभी इस डायरेक्शन में ये कॉइल का प्लेन है, जब ये इस डायरेक्शन में रहेगा, जैसे मान लो कॉइल है रेक्टेंगुलर, ये ऐसे है, ऐसे मान लो प्लेन है ना, ये ऐसे, तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो कॉइल जो एरिया होगा वो एरिया परपेंडिकुलर होगा, और जो आपका ये क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन होगी आपके ना, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, एक मिनट दोबारा देखो, जैसे रेडियल फील्ड बना आपका ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कॉइल कभी भी, जैसे मान लो मैं ये बना देता हूँ टेढ़ी, ऐसे थोड़ी मोटी बना देता हूँ, ये कॉइल ऐसे है, तो क्या एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, यस सर, तो किसकी डायरेक्शन होगी, एरिया की। और क्या बी इस डायरेक्शन में अवेलेबल है, यस सर, तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 90। अब जब ये रोटेट होकर मान लो इसकी डायरेक्शन में आएगी, इसका प्लेन, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ही, और एरिया क्या रहेगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर। यानी ये देखो, जब ये ऐसा रेडियल है तो कॉइल कितने एंगल पे टर्न हो जाएगा, जैसे मान लो इस एंगल पे जैसे जो आएगी कॉइल, ये जैसे मान लो ये ऐसे ना, थोड़ी स्टेडी बना के, ये ऐसे जब आएगी तो देखो ये तो बी की डायरेक्शन होगी, और एरिया हमेशा इसके क्या रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90। जब ये रोटेट होगी थोड़ा मान लो इधर है, तब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड तो इन द प्लेन ऑफ कॉइल रहेगा, और एरिया उसकी क्या रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो भाई यानी हमेशा थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 90, चाहे ये कॉइल किसी भी डायरेक्शन में सेट हो जाए, क्योंकि फील्ड रेडियल है, तो जिस भी डायरेक्शन में ये कॉइल रोटेट होगी, जैसे रोटेट होगी इस डायरेक्शन में आ, जैसे यूं घूमती 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 ये इस डायरेक्शन में आ गई, जैसे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर भी अवेलेबल है, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो ही गई, और जो आपका एरिया मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कॉइल घूमती घूमती ऐसे होगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो रेडियल है ही, ये तो इस डायरेक्शन में मिलेगा ही आपको, और ये हो जाएगी आपकी एरिया की डायरेक्शन, तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 90 डिग्री रहेगी। और थीटा अगर 90 रहा तो टॉर्क क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है ना, इसलिए रेडियल फील्ड काम में लिया जाता है। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेडियल फील्ड का क्या फायदा होता है, रेडियल फील्ड क्यों काम में लिया जाता है। तो रेडियल फील्ड काम में लेने से जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 हो जाती है, और जो टॉर्क जो लगता है वो कैसा लगता है, मैक्सिमम। टॉर्क कैसा लगता है आपका, मैक्सिमम लगता है, ठीक है। अच्छा जी, ये होगी बात है ना। रेडियल फील्ड समझ में आ गया ना आपको। देखो रेडियल फील्ड का मतलब जो जैसे मान लो सर्किल है, तो जो रेडियस की डायरेक्शन में लगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस टाइप का। और ये जो कॉइल है ये आपकी समझ लो, जैसे कॉपी का पेज, जैसे कॉपी का पेज लूँ आपको, जैसे रेक्टेंगुलर है ना, आपको दिखाई दे रहा है, अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं तो आपको सिंपल एक लाइन दिखाई देगी ना इधर से, ये वो वाला। जैसे मान लो कॉपी का पेज पूरा मैंने अंदर डाल दिया इसमें, और ये कॉपी के पेज की ये इधर से लाइन दिखाई दे रही है, ऐसे बता रहे हैं ना। अब जैसे टोटल ये घूमेगा घूमेगा, देखो ये पेज ये यूं टर्न होती हुई जब इस डायरेक्शन में आएगी, तो क्या हमेशा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो इसके प्लेन में अवेलेबल ही होगा, और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर, इसलिए थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 90 डिग्री रहती है, और टॉर्क क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेडियल फील्ड क्यों काम में लेते हैं, तो रेडियल फील्ड काम में लिया जाता है ताकि थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहे, 90, और टॉर्क क्या हो जाए, मैक्सिमम, ठीक है। बाय टेकिंग रेडियल फील्ड the angle theta becomes 90 always and torque becomes maximum, torque become maximum। अच्छा जी, दूसरा जो क्वेश्चन अब इसके स्ट्रक्चर में से उठता है वो ये उठता है कि जो ये सॉफ्ट आयरन कोर है ये क्यों काम में ली जाती है, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर ये क्यों काम में ली जाती है। इसके भी बेटा दो पर्पस होते हैं। पहला पर्पस तो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उसको इंक्रीज करने का। सॉफ्ट आयरन कोर रखोगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, रखते ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, और दूसरा बेटा ये फील्ड को रेडियल बनाता है। कैसे बनाता है, रेडियल, जिससे थीटा हमेशा क्या रहता है, 90।
तो दो काम हो गए। अब ये फील्ड को रेडियल कैसे बनाता है, ये जब अपन अगले चैप्टर में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए, ये फील्ड को एक तो बनाता है रेडियल और एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। चलिए भाई अब बात करते हैं, देखो मेन कंपोनेंट की। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो मेन कंपोनेंट लगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, एक तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, ठीक है, जनरली कौन सी होती है, हॉर्सशू मैग्नेट, जनरली कौन सी होती है, हॉर्सशू मैग्नेट। अच्छा हो गया। तो पहला जो इसके स्ट्रक्चर के मेन पार्ट है, पहला तो क्या हो गया बेटा आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और इनमें से पूछ ले कौन सी, तो कौन सी आएगी बेटा, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। दूसरा सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, काम सॉफ्ट आयरन कोर के लिखे हुए हैं। तीसरा ये कॉइल जो लगती है ये। चौथा ये निडल। पांचवा ये स्प्रिंग, और स्प्रिंग कौन सी बेटा, टॉर्शनल, टॉर्शनल स्प्रिंग, ठीक है। और ये क्या लास्ट पार्ट, ये मेन पार्ट है जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको 2D में बना के दिखाया हुआ है ना, 3D में बनाते हैं, कई बुक्स में मिलेगा आपको ना। आपने सबसे सिंपल डायग्राम है वो बना लिया, ठीक है। अच्छा जी अब देखो, अब बात आती है इसकी वर्किंग की, अब बात आती है इसकी वर्किंग की, काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पता है, मान लो इस कॉइल के अंदर से आई करंट फ्लो कराया गया, तो इस पे लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, एन आई ए बी, क्योंकि बेटा थीटा तो 90 है रेडियल फील्ड के लिए, ठीक है। इस टॉर्क की वजह से मान लीजिए ये जो निडल है ये थीटा एंगल घूम गई, तो थीटा एंगल घूमी तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो कितना होगा बेटा, ये होगा के टी इंटू थीटा। के टी क्या है, ये स्टिफनेस है, टॉर्शनल स्टिफनेस है ना, इसको सी से भी लिखा जा सकता है, ये जो स्टिफनेस है ना, टॉर्शनल स्टिफनेस, ठीक है। इस जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इसको सी से लिखते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा डिपेंड कर, कभी किसी बुक में सी से लिखा मिलेगा, किसी में केटी से लिखा मिलेगा, अपन तो दोनों से लिख लेंगे ना, केटी से लिख लेंगे, सी से लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा ये लगा, मान लीजिए थीटा एंगल घूमी और थीटा एंगल घूम के रुक गई, तो इसका मतलब जो इधर लगने वाला टॉर्क और इधर लगने वाला टॉर्क क्या बराबर है, यस सर। तो इसका मतलब इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा इसका मतलब टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो गए होंगे, तब जाके निडल रुक गई। यानी भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, एन आई ए बी, और ये हो गया बेटा के टी इंटू थीटा। तो यहां से देखने वाली बात ये है, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी एन ए बी बाई के टी इंटू आई, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, एन ए बी का। अच्छा एक चीज तो देखो, अब जो ये थीटा की वैल्यू आई है, एक चीज तो देखने वाली ये है, थीटा किसी भी, अगर आपने एक बार गैल्वेनोमीटर बना लिया, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो आपने नंबर ऑफ टर्न्स जितने कॉइल में लगा दिए वो एक बार लगा दिए, वो लगा दी, एरिया जो कॉइल का एक बार ले लिया वो ले लिया, मैग्नेट जैसी लगा दी वैसी लगा दी, स्प्रिंग जो ले ली वो ले ली। तो ये जो पूरा जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होती है, किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होती है ना। एक बार आप गैल्वेनोमीटर खरीद के लाएंगे तो ये टर्म आपकी कांस्टेंट आएगी। अगर ये कांस्टेंट है तो जो थीटा है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया ना, आई चेंज होगा तो ही थीटा चेंज होगा, और ये तो गैल्वेनोमीटर के लिए चेंज होने वाले नहीं है। तो जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो जो यानी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। जैसे आई को डबल करोगे तो डिफ्लेक्शन भी डबल, आई को ट्रिपल करोगे तो डिफ्लेक्शन भी ट्रिपल। जैसे मान लीजिए स्केल था ये 0 था, मान लीजिए एम्पीयर करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे इतना डिफ्लेक्शन आया, पहले नीडल यहाँ थी फिर नीडल यहाँ पे आ गई। अच्छा अब करंट को आप 1 की जगह 2 करोगे तो क्या डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगा, यस सर। अब यहाँ की जगह कहाँ चला जाएगा डिफ्लेक्शन, जैसे मान लीजिए थीटा एंगल था तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। 1 एम्पीयर पे इतना तो 2 एम्पीयर पे इससे डबल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, 2 थीटा का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो क्या ये और ये स्पेस बराबर आएंगे, यस सर। इनको बोलते हैं लीनियर स्केल, क्या बोलते हैं, जिनके अंदर ये स्पेसिंग बराबर आती है ना, हमेशा नहीं आती। जैसे आपने कभी सुना हो हॉट वायर एमीटर होता है, उसके अंदर नॉन लीनियर स्केल होती है, जैसे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 में ज्यादा गैप मिलेगा,
फिर 3 उससे भी ज्यादा गैप पे मिलेगा ना, जिनमें गैप बराबर नहीं होता। तो एक तो सबसे बढ़िया फायदा अपन को क्या हुआ गैलोमीटर में कि डिफ्लेक्शन आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था, इसलिए जो स्केल अपन को बनानी थी वो लीनियर स्केल थी। कैसी बनेगी? लीनियर स्केल बन जाएगी, ठीक है। और थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये इसके अंदर गैलोमीटर के अंदर ना डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है। अब इसको अपन कैसे कैसे काम में लेते हैं, ठीक है। किस किस चीज में इसका यूज किया जा सकता है गैलोमीटर का, है ना। इसका करंट डिटेक्टर के फॉर्म में यूज लिया जा सकता है, इसको एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया वर्किंग, स्पेशल पार्ट्स, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वो कराऊंगा इसके यूजेस, है ना। इसको एमीटर में कन्वर्ट करना, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना, करंट जो डिटेक्टर के फॉर्म में कैसे काम में लेंगे इसको, ठीक है। और उससे नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी सेंसिटिविटी वगैरह करवा दी जाएंगी, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।